हाँ बच्चों, जरा जल्दी से बताइए, क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं? जल्दी से बच्चों बताओ, ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं? हम्म जल्दी से सभी बच्चे बताएं, ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं? हाँ जी। हाँ, वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पहले आप ये मुझे बताइए, ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं? ओके, ओके। नमस्ते, नमस्ते। हेलो सर, हाय। हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसा? मस्त पढ़ाई चल रही है ना? माहौल मस्त है? ओके। जल्दी से बताएं, ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं? बहुत जल्दी वीडियो आने वाला होगा, है ना? जल्दी बताइए बच्चों, ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं? यहाँ से गो लाइव है, यहाँ से भी ठीक है, फिर आ क्यों नहीं रहा है? हम्म अब जरा देखो बच्चों, ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं? जल्दी बताएं सभी बच्चे। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ऑल गुड, ऑल गुड, वेरी गुड। हाँ, सब क्लियर है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तो चलो दोस्तों, आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। अब जरा देखो बच्चों, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? तो चलिए आज के प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं। तो जरा सबसे पहले देखो यार, आज हमें करना क्या है। आज हम लोगों को जहां से कल छोड़ा था उसी जगह से टॉपिक को पकड़ना है और कहानी को आगे बढ़ाना है। जहां से छोड़ा था उसी जगह से टॉपिक को पकड़ना है और आगे बढ़ाना है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, बहुत सारे बच्चों के इस तरह के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि सर मेरा 11th बुरा गया, जबकि इस पर हम लोग बात एक बार कर चुके हैं, मगर फिर भी मैं एक बार और कर लेता हूं कि बच्चों ने कहा है सर मेरा 11th बुरा गया है, या मैंने 11th में कुछ पढ़ाई नहीं है, मतलब किसी भी तरह की कोचिंग या ट्यूशन नहीं लिया है और बस 11th पास हो गया हूं और 12th में आ गया हूं, तो क्या अब मेरा आईआईटी निकल सकता है? या सारी चीजें हमें समझ में आएंगी, या हम चीजों को मैनेज कर पाएंगे? तो यार सभी बच्चों को मेरी एक ही एडवाइस है, वो क्या? सबसे पहले खुद पे भरोसा करना सीखो। जब तक खुद पे भरोसा नहीं होगा तब तक कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकते हो। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है। सबसे पहले तो सभी बच्चों को यह भरोसा होना चाहिए कि नहीं, मैं आईआईटी फोड़ूंगा, मैं आईआईटी फोड़ूंगा, अगला टॉपर मैं बनूंगा, टॉपर ना बन पाया तो टॉप 10 मैं आऊंगा। तो पहले अपने अंदर तो कॉन्फिडेंस जगाओ। तो यहां जनता को यही प्रॉब्लम है, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है, अपने अंदर का ही कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है। तो देखो यार, तुम काबिल हो, मगर काबिल तुम तभी हो जब सेल्फ बिलीव होगा। यदि सेल्फ बिलीव नहीं है तो काबिल इंसान भी कुछ नहीं कर पाता है। तो ध्यान रखिएगा, आप बच्चे काबिल हो, आईआईटियंस बन सकते हो, मगर पहले सेल्फ बिलीव जगाओ, सेल्फ बिलीव जगाओ, और सेल्फ बिलीव जगा के उस पर काम करो। और देखो यार, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के तो जीवन में कुछ अचीव नहीं होता है, कुछ अचीव नहीं होता है।
मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिए सभी बच्चों को, ठीक है। एक बार मैं अपनी तरफ से फिर बोल रहा हूं, तुम सभी बच्चे काबिल हो, आईटीएंस बन सकते हो, मगर सबसे पहले सेल्फ बिलीव लाओ। पहले अपने अंदर से कहो कि हां हम आईटीएंस बनेंगे, हम टॉप 10 रैंक लाएंगे। यदि हम में थोड़ी मोड़ी कमी है किसी तरह की, कि मैंने 11th में प्रिपरेशन नहीं की, या मैं थोड़ा सा धीरे धीरे समझ पाता हूं, तो इन सब चीजों में हम अपनी मेहनत लगाएंगे और मेहनत लगा के आईटीएंस बनेंगे। और बाकी तो आप जानते ही हैं, हम आपको तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक आईटीएंस बना नहीं देंगे, तब तक छोड़ेंगे नहीं, लगे रहेंगे आपके साथ। आपका सेल्फ बिलीव कमजोर है ना, मेरा थोड़ी ना है। मेरा सेल्फ बिलीव तो बहुत तगड़ा है। मुझे हर उस बच्चे पे विश्वास है जो चैट में चल रहा है कि वो आईटीएंस बनेगा, पहली रैंक देगा, 10वीं रैंक देगा, 1000वीं रैंक देगा, 500वीं रैंक देगा। मुझे सब पे विश्वास है। उसको अपने ऊपर नहीं होगा, मगर मुझे है। क्यों? क्योंकि 18 साल से मैंने एक ही बात देखी है, जो बच्चा लास्ट तक फाइट करता है, लगा रहता है, उसको यार कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल ही जाता है। मगर जो छोड़ता नहीं है, हिम्मत नहीं हारता है, लगा रहता है, लास्ट तक फाइट करता रहता है, दिक्कतें आती हैं उनको सहता है, संभलता है और फिर लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि उसको सेल्फ बिलीव है। तो सेल्फ बिलीव डेवलप करो, तुम्ही से आईआईटी निकलेगा। क्यों? हर साल हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं ना, वो तुम्हारे जैसे हैं, तुम्हारे जैसे हैं। हां, आयुष, अंकित, विनय, विशाल, ठीक है, प्रिया, विवेक, आशीष, गगन, मौसमी, पीयूष, आर्यन, तुम्हारे जैसे हैं वो बच्चे। तुम हो वो। हर साल तुम ही आके यहां पे क्लास में बैठते हो और हर साल आईआईटी निकालते हो। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि यार तुम थोड़े ज्यादा कमजोर हो, है ना, शायद नहीं हो पाएगा। उसका रीजन है तुम्हारे अंदर का बिलीव कम हो गया है। अपने ऊपर विश्वास करो। सारे बच्चे एक ही जैसे होते हैं, ऐसे ही होते हैं, हर साल ऐसे ही बच्चे आते हैं। ऐसा नहीं होता कि पिछली साल कोई आसमान से टपके हुए थे बच्चे, वो कुछ अलग तरह के थे। नहीं, तुम ही थे, वो तुम ही थे जो पिछली साल भी इसी बैच में बैठे थे और इस साल आईटीएंस बन के निकले हैं। और वो तुम ही थे, पिछली साल भी ऐसी बातें हो रही थी, और पिछली साल नहीं, हर साल ऐसी बातें होती है। और उसमें कोई गलत बात नहीं है भाई। जिस बच्चे को पहली बार इतना बड़ा एग्जाम देगा, वो तो डरेगा ही ना यार, वो तो डरेगा ही। मगर हमारा काम क्या है? उसको विश्वास दिलाना कि ये काम तुम करते हो यार, हम नहीं करते हैं, हम तो सपोर्टर हैं। हम आईआईटी नहीं निकलवाते हैं, तुम आईआईटी निकालते हो, तुम आईआईटी निकालते हो, तुम रैंक लाते हो। वो तो हम फायदा उठाते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, मेरे बच्चे ने 10वीं रैंक लाई, मैंने पढ़ाया था तो पहली रैंक लाई। तो भैया, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसको भी सर्वेश दीक्षित नहीं पढ़ाया था, उसकी चर्चा नहीं करते हैं हम। उसकी चर्चा कर रहे हैं जो सेकंड रैंक रहा है, फर्स्ट रैंक रहा है। तो ये इंसानों की फितरत होती है कि दूसरों का क्रेडिट खाना कैसे है। मगर दोस्त, सिलेक्शन तुम देते हो, हमने आज तक कोई सिलेक्शन नहीं दिया, मेरे बच्चों ने दिया है। और अगली बार ये बात तुम करोगे, तुम्हारी सेकंड रैंक आ रही होगी, पहली रैंक आ रही होगी, तब मैं कह रहा हूं, ये देखो, ये बच्चा है जिसने खूब मेहनत की और सेलेक्ट हुआ है। मैं नहीं, मैं तो उसका सपोर्टर हूं, उसको सिखा रहा हूं। मगर यार, मैदान में खेलना तो तुम्ही को है ना, और जो उस सिचुएशन में खेलेगा वही मेन होगा। मैं 30% हूं, 70% तुम्हारा क्रेडिट है एग्जाम निकालने का। यस, आयुष, ललित, ठीक है, अभय, ठीक है, लवीश, गौरव, प्रिंस, सिद्धार्थ, विशाल, अब ठीक है, वेरी गुड, तुम ही सब लोग निकालोगे। और ध्यान रखना, इसी जोश से लगे रहना, डरना नहीं। थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, कभी स्कूल हावी हो जाएगा। क्यों? स्कूल वाले भी तो हम लोगों को परेशान करेंगे कि यार तुम्हारा पेपर है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उस समय थोड़ा कंपटीशन को नीचे कर लेना, कभी स्कूल को अप कर देना, कभी कंपटीशन को नीचे कर देना। बस इस तरह सीसा वाले झूले की तरह खेलते हुए लास्ट तक जाना है। कभी स्कूल में स्कूल के लिए ज्यादा पढ़ लिया, कभी कंपटीशन के लिए ज्यादा पढ़ लिया, सिचुएशन देखते हुए। स्कूल में पेपर है तो थोड़ा स्कूल का ज्यादा पढ़ लिया, कंपटीशन का थोड़ा क्लास की। डीपीपी में 5 क्वेश्चन लगाए 10 की जगह, 3 क्वेश्चन लगाए 10 की जगह। और जब स्कूल में रिलैक्स चल रहा है, छुट्टियां चल रही है, संडे है, सैटरडे है, तो कंपटीशन का खूब ज्यादा पढ़ लिया। ये तुम्हारा बैलेंस है,
तुम उस झूले में हो, सीसॉ वाले झूले में। अब तुम्हें कब कौन सा पल्ला ऊपर, कब कौन सा पल्ला नीचे करना है, ये तुम्हें देखना है। हम आपको लगातार अपना गाइडेंस और एडवाइस देते चलेंगे। सब्जेक्ट को टफ नहीं होने देंगे, ये मेरी गारंटी है। तुम्हें हमेशा यही फील होगा कि यार इजी तो है, आराम से तो कर रहा हूं। इसी फील के लिए मैं खड़ा हूं। यस, चलो अपनी अपनी आईआईटी चुन लो और उसके सपने देखना चालू कर दो। क्यों? सपने को हकीकत में कन्वर्ट करना ही तुम्हारा काम है। चलो आ जाओ, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो वो बच्चे समझ गए ना जिनका सेल्फ बिलीव कमजोर चल रहा है? सेल्फ बिलीव डेवलप करो, कमजोर ना हो यार। हर बार तुम ही सिलेक्शन देते हो, ये तो टीचर, ठीक है, या लोग गलत बोलते हैं कि वो पहली रैंक वाला है ना, वो मेरा बच्चा है। नहीं, वो तुम हो, तुम ही पहली रैंक देते हो, हम तो सिर्फ सपोर्टर हैं। चलो दोस्त आगे आते हैं। अब जरा देखो, एज यूजुअल जैसा हम लोग करते हैं, क्लास की स्टार्टिंग क्या करते हैं? पीछे वाले टॉपिक के क्वेश्चन से करते हैं। तो जरा देखो यार, क्लास की स्टार्टिंग पीछे वाले टॉपिक के क्वेश्चन से कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल आपको दिया था, मगर इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ियां थी, तो आज मैंने इसको सही कर दिया है। देखो बच्चों, कोई हैंग कर गया ये यार, ये देखिए बच्चों, आपको करना क्या है? इस क्वेश्चन को करना है और इसका आंसर बताना है ना। स्क्रीन हैंग कर गई थी तो इसको फिर से चालू कर रहा हूं। आजा बेटे। यस। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों को करना है। एक्चुअल में क्या था, यहां काइये लिखा था, यहां पे क्या लिखा था? एक्से लिखा था, और जबकि पूछा क्या गया है? पूछा गया है वाई ए। क्वेश्चन क्या है, पढ़ के सुनाता हूं। लिक्विड ए एंड बी फॉर्म ए आइडियल सोल्यूशन इन द इंटायर कंपोजिशन रेंज एट 350 केल्विन। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी। इसका मतलब ये हमारा दिया है पी ए नॉट, ये हमारा दिया है पीबी नॉट रिस्पेक्टिवली। द कंपोजिशन ऑफ वेपर इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन कंटेनिंग। इसका मतलब ये दिया है काइये 40%, और इस परसेंटेज को वैल्यू में कन्वर्ट किया तो 0.4। अब यहां पर क्या था? ऑप्शन में भी काइये लिखा था, तो ये गलत लिखा था। रियलिटी में यहां क्या होना चाहिए? वाई ए। तो वो पूछ क्या रहा है? वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन और बी का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है ना। आपसे ये पूछ रहा है वाई ए एंड वाई बी की वैल्यू पूछ रहा है, निकाल के बताइए। लास्ट क्लास में ये पढ़ाया है, हाँ लास्ट क्लास में पढ़ाया था। जल्दी से आंसर बताएं सब लोग, कौन सी आईआईटी में जाना चाहते हो? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी चेन्नई या ऑल आईआईटी? कौन सा आंसर है? आंसर बताओ दोस्त। मैंने फार्मूला पढ़ाया था क्या? वाई ए। आज यार हैंग क्यों कर रहा है इतना? सिट। वाई ए अपॉन वाई बी इक्वल टू, ध्यान है, काई ए अपॉन काई बी, पी ए नॉट अपॉन पी बी नॉट। याद है बच्चों? वेरी गुड। अच्छा, आईआईटी बॉम्बे, लगातार बच्चे आईआईटी बॉम्बे आंसर दे रहे हैं। मेरे बच्चे मस्त आंसर देते हैं। यदि काई ए इक्वल टू 0.4 है तो काई बी इक्वल टू क्या होगा? 0.6। ये बात तो समझ पा रहे हो? क्यों? काई ए प्लस काई बी इक्वल टू होता है 1। यदि काई ए इक्वल टू 0.4 तो काई बी इक्वल टू 0.6, तो 0.4 अपॉन 0.6 इंटू पी ए कितना है? 7 इंटू 10 की पावर 3। पीबी नॉट कितना है? 12 इंटू 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 उड़ गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया,
2 से मारा 6 हो गया, एक और 2 मारा 3 हो गया, तो ऊपर आ गया 7 और नीचे आ गया बच्चे 18। अब इसको सॉल्व करो, तो अगले पेज में ले चलते हैं। तो YA अपॉन YB इक्वल टू हो गया 7 अपॉन 18। बच्चे जानते हैं कि इसको हम ये लिख सकते हैं। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लो, तो 18YA इक्वल टू 7 माइनस 7YA, तो YA इक्वल टू आ गया 7 अपॉन 18 और 7 25, 0 70 हो गया, 70 का आया 2, 20 8, तो YA इक्वल टू आया 0.28। ये आंसर आया। यदि YA इक्वल टू ये है तो दोस्त YB इक्वल टू कितना होगा 1 माइनस 0.28, है ना। और 1 माइनस 0.28 कितना होता है, तो ये हो गया 0.72। ये आंसर। वेरी गुड बच्चे, सभी कह रहे हैं IIT बॉम्बे। हम भी चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा IIT आया है। एक मिनट, यस IIT बॉम्बे हमारा भी आंसर है। ये YA है और ये YB है और ये कॉमन है। देखा, मस्त क्वेश्चन आएंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा तुम कर पाओगे, बस अच्छे से नोटबुक को रिवाइज करो। और नोटबुक में भी सबसे ज्यादा क्या रिवाइज करो, CSD को अच्छे से रिवाइज रखो, बस आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे, उसकी टेंशन ना लो। बच्चों ने कहा ठीक है सर कर लेंगे, आगे पढ़ाओ। तो मैंने कहा चलो अब आगे पढ़ते हैं, आज की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज की कहानी आगे क्या है, सक्सेसिव डिस्टिलेशन। अभी तक देखो हमने क्या क्या बात की। हाँ बेटा, एक बच्चा कह रहा सर पोल कराइएगा, पोल बेटा कराऊंगा। आज मैं पोल कराने बैठा था तो मैंने क्या है ना, मेरी आईडी, जिस आईडी एक आईडी मिलती है वो मैं अपनी आईडी भूल गया हूं। तो अब तो तुरंत क्लास स्टार्ट करनी थी, तो फिर मैं आज पोल नहीं कराऊंगा, कल कराऊंगा, क्योंकि मैं जिस आईडी से लॉगिन करता हूं ना वो मैं भूल गया हूं। तो कल आईडी लूंगा, फिर से लॉगिन करूंगा, तब कराऊंगा, ठीक है। तो आज तो बिना पोल के ही हम लोग चलेंगे। अब जरा देखो गौर समझिएगा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ये पढ़ा, गौर से देखिएगा बच्चों। सबसे पहले मैंने ये पढ़ा कि यदि कोई सॉल्यूशन है, ये देखो ये एक सॉल्यूशन है, ये है लिक्विड ए और ये है लिक्विड बी, और इसके मोल फ्रैक्शन है काई ए और काई बी। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा कि कोई भी सॉल्यूशन है जब वो वेपर फेज में जाएगा तो कितना टोटल प्रेशर बनाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने ये निकाला था ना राउल्स लॉ में, कि जब कोई सॉल्यूशन वेपर फेज में जाएगा तो कितना प्रेशर बनाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने ये काउंट किया, ठीक। फिर क्या काउंट किया, फिर हमने काउंट किया कि वेपर फेज में जो गया है उसका मोल फ्रैक्शन कितना है। वेपर फेज में लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, ये ए है ये बी है। फिर बच्चों हमने ये काउंट किया, लास्ट क्लास में यही काउंट किया था ना। अब इसके आगे समझो, सक्सेसिव डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। एनसी वाला होमवर्क, हाँ एनसीईआरटी वाला भी क्वेश्चन करा देंगे। बच्चों ने कहा कि सर एक आपने होमवर्क दिया था एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन, वो भी करा दीजिएगा, वो भी करा देंगे, टेंशन ना लो। अभी यहां जाओ, अब जरा गौर समझो सक्सेसिव डिस्टिलेशन का मतलब क्या है। पहले कल मैंने यहां के मोल फ्रैक्शन निकाले थे वेपर फॉर्म के, ये क्या है, ये वेपर है, वेपर के मोल फ्रैक्शन निकाले थे, और ये लिक्विड है। अब सक्सेसिव डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, ये जो वेपर है इसको बेटा पाइप लगा लो और पाइप लगा के दूसरे कंटेनर में ले जाओ, ऐसे इस तरह से, और ये सारी की सारी वेपर यहां ले आया मैं इस कंटेनर में। गौर से सुनते जाइएगा, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ये सारी वेपर मैं पाइप लगा के किसी दूसरे कंटेनर में ले आया, ऐसे ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऐसे।
ये सभी वेपर आ गई, पूरी वेपर आ गई है। इसमें ए भी है, बी भी है, ए भी है, बी भी है। क्यों? हम पूरी वेपर ले आए हैं ऐसे, ये देखो ऐसे, ठीक। अब गौर सुनते जाइएगा। अब इस वेपर को मैंने क्या किया दोस्त, कंडेंस कर लिया, कंडेंसेट। अब इसको कंडेंस कर दिया, तो जैसे ही कंडेंस कर दिया तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गई सारी की सारी वेपर, ऐसे। ये देखो, ये लिक्विड बन गया, ये लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। अब जरा गौर से सुनिएगा, आपने क्या प्रोसेस किया। पहले क्या हुआ, हमने इसको हीट किया, वेपर बनी। तो पहले हम क्या कर रहे थे, हम इसका वेपर प्रेशर काउंट कर रहे थे, हम इसके वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन काउंट कर रहे थे। अब मैंने क्या किया, इस वेपर को निकालकर किसी दूसरे कंटेनर में जाके कंडेंस कर दिया। इस वेपर को निकालकर किसी दूसरे कंटेनर में जाके कंडेंस कर दिया है। अब इसी को बार बार रिपीट करते रहो, तो इसी को बोला जाता है सक्सेसिव डिस्टिलेशन, कि एक कंटेनर से वेपर निकाली, उसको दूसरे कंटेनर में जाके कंडेंस कर दिया, ठीक है। अब यही काम बार बार करते रहोगे तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्टिलेशन। इतनी बात समझ गए? बच्चों ने कहा हाँ। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या बनेगा, गौर से सुनिए। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, बहुत इजी। वो क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि जरा बताओ बच्चों, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जनरल क्वेश्चन, मोल कॉन्सेप्ट का भी है, यहां का भी है। एक मोल वाटर वेपर है, एक मोल वाटर वेपर को यदि कंडेंस करा दिया जाएगा तो बताओ कितने मोल वाटर वेपर, वाटर लिक्विड मिलेगा। क्वेश्चन समझो, एक मोल वाटर वेपर को कंडेंस करा दिया जाए तो कितने मोल वाटर वेपर, वाटर लिक्विड मिलेगा। क्वेश्चन सुन लिया, एक मोल वाटर वेपर को कंडेंस करा दिया जाए तो कितने मोल वाटर लिक्विड मिलेगा। एक 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 एक, बहुत सही, बहुत सही। और लोग आंसर दो। मस्त मस्त मस्त, सही है, बहुत सही। छा गए उत्कर्ष, पीयूष, मयंक, प्राची, मोहम्मद, संकल्प, प्रिया, अंसारी, हर्ष, रिया। ओ भाई बहुत तेज भाग रहा है। अब जरा समझो, इसका मतलब क्या हुआ, मोल जो होते हैं वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते। एक मोल वेपर जब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा तो भी एक मोल रहेगा, रहेगा ना। बच्चों ने कहा हाँ, पक्का रहेगा। हाँ, तो अब जरा गौर समझो, वेपर फेज में, गौर से पकड़ना, वेपर फेज में इनके मोल फ्रैक्शन ये थे। लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कितना था, इतना। लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कितना था, इतना। अब इसी वेपर को मैंने निकाला, यहां लाया और यहां लाकर फिर कंडेंस कर दिया। अब यदि मैं तुमसे पूछूं, डरना नहीं, डरना नहीं, अब मैं तुमसे पूछूं कि इस सॉल्यूशन में लिक्विड फेज में इसका मोल फ्रैक्शन बताओ। ये नया सॉल्यूशन है, ये क्या है, न्यू सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। ये लिक्विड ए और बी का नया सॉल्यूशन बना है। अब इस सॉल्यूशन में लिक्विड ए के मोल फ्रैक्शन बताओ, तो कितने होंगे, इतने। क्यों? क्योंकि फिजिकल स्टेट चेंज हुई है और फिजिकल स्टेट चेंज होने पे मोल चेंज नहीं होते हैं। जब मोल नहीं चेंज होते तो मोल फ्रैक्शन भी चेंज नहीं होगा। क्यों दोस्त? आंसर क्या आएगा? ये बात पकड़ पाए, कॉन्सेप्ट पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए? कॉन्सेप्ट पकड़ पाए? यस यस यस, सही है। वाई ए वाई बी, झक्कास यार। तुम लोग कैसे कह रहे हो कि तुमसे आईआईटी नहीं निकलेगा, डर रहे हो। यहां तो आंसर की बाढ़ लगा देते हो, सारे आंसर सही देते हो। गुड यार, छा गए। सही है दोस्त, बात समझ पाए? देखो,
जब आप फिजिकल स्टेट चेंज करते हो तो वॉल्यूम चेंज होता है, डेंसिटी चेंज होती है, प्रेशर चेंज होता है, मगर मोल फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। एक मोल गैस जब वो लिक्विड फॉर्म में जाएगी तो वो एक ही मोल रहेगी, सॉलिड फॉर्म में जाएगी तो भी एक मोल रहेगी, क्योंकि मोल फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता है। इस वजह से जो मोल फ्रैक्शन यहां था वही मोल फ्रैक्शन यहां होगा। डिफरेंस क्या आएगा, यहां पर लिक्विड ए के वेपर का जो मोल फ्रैक्शन है वो यहां पर लिक्विड का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, और यहां पर जो वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन था वो वहां पर लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन होगा। और डैश क्यों लगा रहा हूं, डैश इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि अब नया सोल्यूशन बना है, अब हमारा ये नया सोल्यूशन बन गया, इसलिए डैश लगा रहा हूं कि नए सोल्यूशन के लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन क्या आएंगे। यस, इतनी बात समझ गए? यदि समझ गए तो हाँ लिखो, फिर एक क्वेश्चन गिराते हैं, एक क्वेश्चन गिराते हैं, मतलब एक क्वेश्चन देते हैं। जल्दी से हाँ लिखो यदि ये बात समझ गए हो, कैसे किया ये बात हम लोगों ने, कैसे की समझ गए हो ना। एक बच्चा कह रहा है सर बाकी तो सही कह रहे हैं, यस यस यस, मगर एक बच्चा कह रहा है कि नहीं सर रिपीट कर दो, तो यार उसके लिए रिपीट कर देता हूं। देखो, सबसे पहले दिमाग में यह बात बैठा लो कि जो मोल होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, ये फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। सबसे पहले दिमाग में यह बात बैठा लो, मोल और मोल फ्रैक्शन ये फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते। एक मोल गैस को यदि लिक्विड में कन्वर्ट कर दो तो भी वो एक मोल रहेगी, एक मोल गैस को यदि सॉलिड में कन्वर्ट कर दो तब भी वो एक मोल रहेगी। ठीक, अब जरा बताओ इस पूरी वेपर को देखना, हमने किया क्या है, हमने दोस्त इतना काम किया है, ये जो पूरी वेपर है इस पूरी वेपर को हमने इस पाइप से निकाला और इस पाइप से निकाल के यहां ले आए ऐसे, और फिर इसको क्या किया, फिर इसको कंडेंस कर दिया ऐसे, ये तो अब बताओ जितने मोल ए के यहां होंगे उतने ही मोल ए के यहां होंगे, क्योंकि तुमने सिर्फ फिजिकल स्टेट ही तो चेंज किया है। जितने मोल बी के यहां होंगे उतने ही मोल बी के यहां होंगे। जब भैया मोल सेम होंगे तो मोल फ्रैक्शन भी तो सेम होगा दद्दू। क्यों दद्दू, बात समझ पाए? अरे दोस्त यार ऐसी लफाजी मारोगे क्या, इतनी सी बात तो समझ ही गए होगे ना। मोल सेम तो मोल का फ्रैक्शन सेम, बट डिफरेंस क्या आया है, जो यहां पर वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन थे वही यहां पर लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन होंगे। डिफरेंस ये आएगा। हाँ सर सीएसडी, अरे बहुत सही, सीएसडी भी यही है, इसी को सीएसडी है। अब देखो सीएसडी क्या है, अब बच्चे ने सीएसडी बोला है कि सर सीएसडी लिख दो, तो देखो सीएसडी क्या है, सीएसडी नंबर बताओ बच्चों, सीएसडी नंबर कौन सा सीएसडी नंबर होगा, सीएसडी नंबर बताओ। इन केस ऑफ सक्सेसिव डिस्टिलेशन, ओके, in case of successive distillation, in case of successive distillation है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन न्यू सोल्यूशन, न्यू सोल्यूशन। अब ये न्यू सोल्यूशन कौन सा है, कंडेंस वाला सोल्यूशन, कंडेंसेटेड सोल्यूशन। इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, इज इक्वल टू कौन से इक्वल, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज ऑफ
सॉल्यूशन 1, पहला वाला सॉल्यूशन। और ये भी क्या है, वही मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन वेपर फेज ऑफ सॉल्यूशन 1। सॉल्यूशन 1 किसको कहा है, पहले वाले सॉल्यूशन को, मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। बच्चों ने कहा सर ऐसे मजा नहीं आएगा, आप एक क्वेश्चन दो, ऐसे कैसे समझेंगे। मान लो क्वेश्चन आ गया, हम उसकी लैंग्वेज ही नहीं पकड़ पाए। मैंने कहा बात तो सही कह रहा है बच्चा, भाई क्वेश्चन की डिमांड है, तो मैंने कहा ये लो क्वेश्चन। क्वेश्चन की लेंथ देख के डर मत जाना, ऐसे क्वेश्चन पैसेज में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पैसेज में आते हैं क्योंकि बड़े होते हैं, लेंदी होते हैं, क्वेश्चन बहुत ही घटिया क्वालिटी के होते हैं, मतलब इजी होते हैं यदि भावनाओं को समझ गए तो, नहीं तो टफ लगते हैं। भावनाओं को समझ गए तो बहुत इजी लगेंगे, लेंथ देख के डरिएगा नहीं। अब देखो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टाइलुइन इज 400 mm एंड 600 mm ऑफ Hg रिस्पेक्टिवली। ये बेंजीन का वेपर प्रेशर है और ये बच्चों टाइलुइन का वेपर प्रेशर है। इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन, ये मोल फ्रैक्शन बेंजीन का है 0.6, तो टाइलुइन का कितना हुआ 0.4। समझ गया होगे कैसे भैया, मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1, तो यदि बेंजीन का 0.6 है तो टाइलुइन का कितना आएगा 0.4। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। बताओ पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पुराने वाले कॉन्सेप्ट का है। एक कुछ बच्चे मार खा जाएंगे, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, वो तो बस झोंक में आंसर दे रहे हैं। सी आंसर कैसे आ जाएगा यार, ये कौन सी लिख रहा है, 1 मिनट कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, ये उल्टा सीधा कैसे आंसर लिख रहे हो। अरे तुमसे क्या पूछा जा रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टाइलुइन इज 400 mm and 600 mm of Hg. If mole fraction of benzene in solution is 0.6, calculate mole fraction of benzene in vapor phase. इसका मतलब वो ये पूछ रहा है यार, तुम भी ना ये पूछ रहा है, अभी वो चीज पूछ ही कहां रहा है, वो ये पूछ रहा है। तो इस मोल फ्रैक्शन निकालोगे नहीं, डायरेक्ट लिख दोगे, तो इसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा यार। हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, ये तो लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन है, ऐसे निकलेगा ना। मतलब झोंक में चल रहे हो क्या, आराम से समझो क्वेश्चन को। ये फार्मूला होता है कि नहीं भाई, लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन दिए हैं और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो ये फार्मूला लगाओगे ना। अब पूछ किसका रहा है, बेंजीन का। अब वैल्यू डालो 0.6, 0.4, इसकी वैल्यू कितनी है 400, उसकी वैल्यू कितनी है 600। 0 से 0 उड़ गया, 4 से 4 उड़ गया, 6 से 6 उड़ गया, तो YB इक्वल टू क्या आया 1 माइनस YB। तो इसका मतलब YB इक्वल टू आया 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज कितना आएगा 0.5 आएगा। मैंने क्वेश्चन को 2 पार्ट में ब्रेक करके दिया है और तुम क्या होगा जोश में आ गए, मतलब आंख बंद की आंसर टाइप कर दिया। अरे भैया प्रभु, क्वेश्चन को आराम से पढ़ा करो, देखते हो मैं कितने आराम से पढ़ता हूं, है ना, झोंक में मत चलो। अब मैंने क्वेश्चन फॉर्म किया है सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को अच्छे से बताना है। इफ वेपर ऑफ, देखो, इफ वेपर आर रिमूव्ड एंड कंडेंस इनटू द लिक्विड, मैंने वेपर को निकाला और कंडेंस कर दिया जाके लिक्विड में, then what will be the mole fraction of benzene in first condensate
द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन फर्स्ट कंडेंसेट। अब मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, अब मैं क्या पूछ रहा हूं, ये कि ये जो वेपर निकाली इसको जब कंडेंसेट कर दिया तो फर्स्ट कंडेंस सोल्यूशन ये आया, इस सोल्यूशन में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन बताओ। अब क्वेश्चन ये है, अच्छे समझिए, ये पूछ रहा हूं, इफ द वेपर आर रिमूव्ड एंड कंडेंस इनटू द लिक्विड देन व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन फर्स्ट कंडेंस्ड, मतलब न्यू सोल्यूशन, न्यू सोल्यूशन में वो पूछ रहा है। अब आप बताओगे, अब इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? हाँ, अब पकड़ा है आंसर। बहुत सही दोस्त, अब तुम लोगों ने सही आंसर मारा है। जो इसके वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन था वो इसके लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन बनेगा। अब तुमने सही आंसर दिया है, ये आएगा। जो उसके वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन था वो इस क्वेश्चन के लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन आएगा। ये क्वेश्चन हमेशा पैसेज में आएगा, क्यों? बड़ी लंबी गाथा लिखता है तो पहला क्वेश्चन ऐसा देगा, दूसरा क्वेश्चन ये देगा, पैसेज के क्वेश्चन है। तो मैंने एक तरह से तुम्हें पैसेज कराया है, ये पूरा एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन। हाँ बहुत सही, तुम लोगों ने भी आंसर सही दिया है कि सर फर्स्ट आएगा। बहुत सही, बात समझ रहे हो, इसका मतलब छा गए। गुड 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 मिश्रा जी, बिल्कुल सही। आकाश, अभिजीत, ठीक है, निशा, ठीक है, वरुण, अंश, बहुत सही बहुत सही, सोनाली, राज, नीरज, बहुत सही यार, बहुत सही। अब तुम लोग सही पकड़ रहे हो, है ना? तो आराम से देखो, क्वेश्चन आराम से पढ़ा करो। मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि तुम मुझे पहले आंसर बताओ कि नहीं सर सबसे पहले हम बताएंगे, नहीं, सही आंसर हमेशा बताओ, चाहे लेट बताओ। क्यों? क्योंकि आईआईटी में खूब टाइम मिलेगा तुम्हें, टेंशन न लो, टाइम की वहां कमी नहीं पड़ेगी, वहां बस दिमाग की कमी पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? ऐसा क्यों होगा? क्यों? क्योंकि देखो टाइम के साथ तुम ये चीजें भूलोगे। तो रिवीजन बहुत बड़ी पूंजी है सिलेक्शन की, ध्यान रखना कि हमें 4-6 दिन बाद हर बार नोटबुक को रिवाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन की बहुत बड़ी पूंजी रिवीजन है, बहुत बड़ा पार्ट रिवीजन है। यदि बच्चा रिवीजन रेगुलर करता रहता है तो दिमाग में उसके पास सारी बातें रहेंगी, कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में रहेंगे, और रहेंगे तो चिपका देगा। यस, बिल्कुल सही है। तो क्या हुआ, उसने पहले क्या कहा कि यार बेंजीन और टाइल्यून का सॉल्यूशन था, उसको मैंने हीट किया, या मतलब उसकी जो वेपर बनी, तो वेपर फेज में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन बताओ। तो बच्चों ने इस तरह से निकाल के लगा दिया। फिर उसने कहा कि उस वेपर को मैंने बाहर निकाला और कंडेंस कर दिया और लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया। अब उस लिक्विड में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन बताओ। तो आपने कहा कि यार जो वेपर का मोल फ्रैक्शन आएगा वही नए सॉल्यूशन में उसके लिक्विड का मोल फ्रैक्शन होगा। इसी वजह से सारे बच्चों ने ए आंसर टिक कर दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, और देखो यदि किसी बच्चे का बैकलॉग बन गया है 1, 2, 3 क्लास का, तो देखो यार सैटरडे संडे आपको खूब टाइम मिलता है, कुछ मेहनत लगेगी मगर तुम बैकलॉग क्लियर कर पाओगे। क्योंकि एक आध बच्चे कह रहे हैं कि सर बैकलॉग बन गया है, तो यार बैकलॉग बन गया है तो सैटरडे संडे अभी टाइम मिल रहा है ना। और वैसे भी अब कोविड आने वाला है, फिर से पूरे इंडिया में 2000 केस फिर से हो गए। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि अभी 15-20 दिन में तुम लोगों के स्कूल फिर से बंद हो जाएंगे, फिर से बंद हो जाएंगे। 25-30 दिन में सभी बच्चों के स्कूल मुझे लग रहा है फिर से बंद हो जाएंगे, और खूब टाइम मिलेगा पढ़ने का तुम्हें। क्यों? स्कूल जाओगे नहीं तो पूरे दिन तो घर ही में हो, आराम से बैकलॉग क्लियर करो, टेंशन ना लो, भगवान तुम्हारे साथ है। सेल्फ स्टडी के लिए तुम्हें खूब टाइम दे रहा है, मगर भैया पढ़ना तुम्हें है। तुम बहाने ढूंढोगे तो हजारों मिल जाएंगे, हजारों मिल जाएंगे। और यदि तुम सिलेक्शन पाना चाह रहे होगे तो तुम्हें सॉल्यूशन भी हजारों मिल जाएंगे। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम यह है कि हमें सिर्फ प्रॉब्लम दिखानी है या उसका सॉल्यूशन भी लेना है। यदि तुम्हें सिर्फ प्रॉब्लम दिखानी है, ओ सर बैकलॉग बन गया क्योंकि मैं स्कूल जाता हूं। अरे भैया सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, अकेले तुम ही स्कूल में नहीं पढ़ते हो, सारे बच्चे स्कूल जाते हैं।
और यदि तुम्हें हिम्मत दिखानी है, बिलीव दिखाना है कि नहीं सर हम सिलेक्शन लेंगे, तो कोई बात नहीं, बैकलॉग बनना कोई खराब बात थोड़ी है, सबका बन जाता है यार, हमारा ही बन जाता है, हमारा ही बन जाता है। अब आप क्या करो, अब आप करो कि जब आपको टाइम मिले तो उस बैकलॉग को खत्म करो, और सैटरडे संडे क्लास ऑफ है, आराम से खत्म करो। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं राउल्स लॉ, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ये क्या है? अभी जो राउल्स लॉ आपने पढ़ा था वो मेरे दोस्त लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का पढ़ा था। अब हम राउल्स लॉ पढ़ाने जा रहे हैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का। अब हमारा सॉलिड कौन है? सॉल्यूट। और यदि ये सॉल्यूट है तो ये नॉन वैलेटाइल है। नॉन वैलेटाइल का मतलब क्या होता है? नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट है। तो देखो, नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट का मतलब होता है कि वेपर नहीं फॉर्म करेगा। नॉन वैलेटाइल का मतलब है कि वो वेपर नहीं फॉर्म करेगा। जैसे 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 आप क्या करो, पानी में चीनी डाल दो, शुगर, पानी में शुगर डाल दो और उसको हीट करो, तो शुगर जो है वेपराइज नहीं होती है, सिर्फ पानी पानी उड़ जाएगा, शुगर नहीं उड़ता है। और ना मानो घर में अभी आजकल के देख लेना, बस मम्मी की डांट से बचे रहना। क्यों? क्योंकि मम्मी थपड़िया देंगे तुम्हें, कहेंगे अच्छा तुम्हें हमारे घर का खर्चा बढ़ाने को मिला था, पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया। नहीं तो आप एक कप पानी लो, उसमें 3 चम्मच शुगर डाल दो और उसको गैस पे चढ़ा दो, आप देखना कि पानी सारा उड़ जाएगा, और जो पेंदी है, तली है, बॉटम है, उसमें देखना शुगर चपकी होगी, वो नहीं उड़ेगी। मतलब वो सॉल्यूट है मगर नॉन वैलेटाइल है, मतलब वो वेपर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होता है। तो अब हमें क्या करना है? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में राउल्स लॉ लगाना है। हाँ, बस ये जब करना ना तो देख लेना आसपास मम्मी ना हो, और मम्मी हो तो देख लेना मम्मी की प्यारी परी ना हो। क्यों? क्योंकि परी जाके सबसे पहले मम्मी को यही बताएंगे, भैया ये कर रहा है, और भैया के ऊपर सीधा वहीं से बेलन आ रहा होगा दौड़ता हुआ है। और यदि परी ये काम कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, परी के लिए तो फिर डायरेक्ट डांट पड़ जाएगी मम्मी की, है ना। मगर यदि परी ना करके ये बदमाश बच्चे कर रहे हैं जैसे हम लोग, तो भाई संभल के करना, है ना, क्योंकि हम लोगों को मार खिलाने वाले जासूस घर में बहुत पाए जाते हैं। चलिए अब आते हैं आगे। हाँ, बच्चे कह रहे होंगे सर आपको बड़ा नॉलेज है, भैया भुक्त भोगी हैं तो नॉलेज तो होगा ही। चलो आओ, अब देखो यार दोस्त, सॉलिड कैसा है? सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है? सॉलिड फॉर्म में है, नॉन वैलेटाइल है, वेपर नहीं बनाएगा। और जो हमारा सॉल्वेंट है वो किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। ये सॉल्वेंट है और ये वेपर बनाएगा। ये वैलेटाइल है। वैलेटाइल का मतलब होता है जो वेपर बनाता है। वैलेटाइल का मतलब क्या होगा? वेपर फॉर्म। वेपर फॉर्म। अब हम ऐसा सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, है ना। अब देखो, गर्ल्स स्टूडेंट इस बात से परेशान ना हो, है ना, ठीक है। एक्चुअल में बॉयज स्टूडेंट थोड़े बदमाश होते ही हैं, तो उनकी शिकायत करने के लिए कोई ना कोई घर में चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए कोई किसी अपने ऊपर ना ले कि सर हम इनको कह रहे हैं, है ना, तो कोई किसी अपने ऊपर ना ले, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे कि क्या स्टूडेंट कहे सर हमको बताओ क्या कह रहे हैं, जासूस कह रहे हैं। जासूस नहीं कह रहा हूं तुमको, मैं तो बस अपनी आप बीती सुना रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी यही करते हो या आपके साथ भी यही घटित हो। अब जरा देखो यार बच्चों, इस बार हमारी कहानी क्या है जरा समझो। हमारे पास ये लिक्विड है, लिक्विड। अब लिक्विड क्या है? इसको हम क्या कह रहे हैं? सॉल्वेंट। तो देखो ये लिक्विड है और लिक्विड को हमने नाम दिया है सॉल्वेंट, ऐसे। और इसका वेपर प्रेशर होगा, तो यहां पर नॉमेनक्लेचर थोड़ा चेंज कर दिया है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी नॉट से। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? पी नॉट से। ठीक, अब क्या हुआ, किसी बच्चे ने इसमें नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। ये नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट है जो वेपर नहीं बना रहा है। ये क्या है? सॉल्यूट। और ये सॉल्यूट कैसा है? नॉन वैलेटाइल है। नॉन वैलेटाइल का मतलब ये वेपर नहीं बनाएगा। अब तो वेपर बनेगी किसकी? वेपर सिर्फ सॉल्वेंट की बनेगी। अब ये देखो, ऐसे वेपर किसकी बन रही है? सिर्फ सॉल्वेंट की बन रही है। देखो, ग्रीन वाले की वेपर नहीं बनाई है, ये सॉल्यूट है। ये जो ग्रीन वाले हैं ये सॉल्यूट है, इनकी वेपर नहीं बनी है, सिर्फ किसकी बनी है? इसकी। अब ये क्या हुआ? ये हुआ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को यहां नाम दिया जा रहा है पीएस, जिसको हम वहां पे पीटी कहते थे, अब हम इसको पीएस बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और इसको क्या बोल रहे हैं? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया? सॉल्यूट जब वेपर बनाएगा ही नहीं तो उसका कोई वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। वेपर ओनली सॉल्वेंट, हां बिल्कुल सही है। अब जो वेपर बनेगी सिर्फ सॉल्वेंट की बनेगी, मगर है तो सॉल्यूशन ना, है तो ये सॉल्यूशन ही। भाई दोनों चीजें मिली हैं तो दोनों चीजें मिल गई तो ये सॉल्यूशन हो गया ना। तो अब जरा गौर से समझिएगा, जब अकेला सॉल्वेंट रहता है तो उसका वेपर प्रेशर पी नॉट, जब सॉल्वेंट में नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर पीएस। ठीक है, हमने अभी इतनी बात बताई है, अपनी तरफ से कोई कोई बात ना लिखे। अच्छा, हां ध्रुव कह रहा है सर बुक बता दीजिए। देखो यार, अभी मैंने तो बुक निकाली नहीं है, तो फ्यूचर में जब बुक निकालूंगा तो वो लगानी है। ठीक है, ये तो मजाक था, मजाक नहीं सीरियस है। मगर अभी के लिए यदि किसी बच्चे को कोई बुक लगानी है तो नरेंद्र अवस्थी लगा सकते हो, बालाजी पब्लिकेशन की नरेंद्र अवस्थी, बालाजी पब्लिकेशन की एक नरेंद्र अवस्थी बुक आती है, उसको लगा सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या किया करो, सबसे पहले तो आप लगाओ क्या? अपना डीपीपी, और जो क्वेश्चन मैं कराता हूं उसके बाद लगाइए पीडब्ल्यू का मॉड्यूल। उसके बाद भी यदि किसी के पास टाइम रह जाए, मुझे नहीं लगता किसी के पास टाइम रहेगा, उसके बाद भी यदि टाइम रहता है तो जब तक मैं बुक नहीं लॉन्च कर रहा तब तक आप नरेंद्र अवस्थी को लगा सकते हो। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। तो देखो जरा यार बच्चों, ये क्या बना? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीएस। अब गौर से समझते जाइएगा, अब हम कहानी को स्टार्ट कर रहे हैं, डरना नहीं। देखो बच्चों, हमने राउल्स लॉ के थ्रू ये बात पढ़ी थी, हमने राउल्स लॉ में क्या बात पढ़ी थी? ये बात पढ़ी थी कि पीटी इक्वल टू होता है ये। गौर से देखिए, हमने यही तो पढ़ा था। अब हमारा सॉल्यूट क्या है? हमारा जो सॉल्यूट है वो कैसा है? नॉन वैलेटाइल है। और नॉन वैलेटाइल है तो नॉन वैलेटाइल का मतलब वो वेपर नहीं बनाएगा। जब वेपर नहीं बनाएगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? जीरो। तो रख दोगे तो अब देखो, पीटी इक्वल टू आ गया पीबी नॉट काई बी। अब यहां पर मैंने नॉमेनक्लेचर क्या किया है? यहां पर मैंने नॉमेनक्लेचर ये किया है कि टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को पीएस से रिप्रेजेंट किया है। यहां पे मैंने रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दिया है। और पीबी नॉट को पी नॉट से रिप्रेजेंट किया है। ऐसे बस, ठीक है ना? तो देखो करना क्या है, सर सीएसडी की बुक लॉन्च करिएगा। हाँ यार, उसमें बिना सीएसडी के कैसे जिएंगे हम दोनों लोग, तो सीएसडी तो आएगी आएगी। पहले अब पढ़ लो, अब पढ़ लो जल्दी से। देखो ये बात सही आई। अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इसको क्या लिख दिया? पीएस, नए नॉमेनक्लेचर के हिसाब से। इसको क्या लिख दिया? पी नॉट। इसको क्या लिख दिया? ये, है ना?
रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दिए। अब देखो जरा बच्चों, डरना नहीं, खेल होने वाला है। यदि मैं काई बी को ये लिख दूं तो क्या किसी बच्चे को बुरा लगेगा? यदि मैं काई बी को ऐसा लिख देता हूं तो किसी बच्चे को बुरा नहीं लगेगा। क्यों? मोल फ्रैक्शन का सम तो वन ही होगा ना यार, वो वेपर बनाए या ना बनाए उससे क्या फर्क पड़ता है। तो हम ये लिख सकते हैं ना, देखो ये लिख सकते हैं। तो बच्चों ने कहा हां सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैंने कहा दोस्त यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं तो क्या बुरा मानोगे? ये देखो, बच्चों ने कहा नहीं, हम क्यों बुरा मानेंगे। मैंने कहा इसको इधर उधर कर लो। अब देखो मैं इसको, इस चीज को इधर ला रहा हूं, उसको उधर ले जा रहा हूं। तो अगले पेज पे जरा गौर समझिएगा, क्योंकि अब खतरनाक चीज आने वाली है, मतलब अपने काम की सीएचडी वाली। ये लिखा था, यदि मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं तो किसी बच्चे को कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये देखो, ये क्या किया है, इसको इधर लाए, इसको इधर लाए, फिर इसको इधर कर लिया, फिर इधर कर लिया। अब यहां से कहानी शुरू होती है। अब यहां से क्या कहानी शुरू हो रही है, जरा गौर से समझिएगा बच्चों, क्या कहानी शुरू हो रही है। मतलब अब काम की चीज आ रही है। तो पैरेलल में मैं सीएचडी देता जा रहा हूं, सीएचडी नंबर 21। अब जरा देखो सीएचडी नंबर 21 का पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बस 2 सेकंड की बात है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में चले जाएंगे, मगर उससे पहले समझो, ध्यान दो बच्चों। आपने इतनी देर में बताया क्या है? आपने ये बताया है कि ये प्योर लिक्विड था जिसको मैंने कहा सॉल्वेंट। ये बच्चों सिर्फ सॉल्वेंट था, ये देखो सिर्फ सॉल्वेंट। तो इसकी वेपर बनी, प्योर लिक्विड है, सिर्फ सॉल्वेंट है ऐसे। तो इसकी वेपर के प्रेशर को हमने कहा पी नॉट। गौर समझिएगा, ये प्योर सॉल्वेंट था, इसकी वेपर के प्रेशर को हमने कहा पी नॉट। ठीक, बच्चों ने कहा ठीक। अब इसी फिगर को मैं फिर से लिख लेता हूं, डरना नहीं, कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। इधर या इधर लिख लूं, इधर लिख लेता हूं, एरो हटा देता हूं, एरो इधर बना देता हूं, ये एरो यहां से हटा के यहां लगा देता हूं। अब गौर समझिए बच्चों, इस पर मैंने डाल दिया सॉल्वेंट। अब जब सॉल्वेंट डाल दिया, ये देखो सॉल्वेंट डाल दिया, सॉल्वेंट को मैंने ग्रीन कलर से लिया है ना, सॉल्वेंट कह रहा हूं, सॉल्यूट, सॉरी बच्चों। इस पर मैंने क्या किया, सॉल्यूट डाल दिया। जब सॉल्यूट डाल दिया तो वेपर तो अभी भी इसी की बनेंगी, मगर इस वेपर प्रेशर का नाम रखा गया पीएस। क्यों? क्योंकि अब सॉल्यूशन बन गया है। अब ये सॉल्वेंट नहीं रहा, अब ये क्या हो गया है, सॉल्यूशन हो गया है। ये देखो अब ये क्या हो गया है, सॉल्यूशन हो गया है। तो अब गौर सुनिएगा, जब प्योर सॉल्वेंट था तो इसका वेपर प्रेशर था पी नॉट। जब इसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो जो वेपर प्रेशर आया उसको हमने नाम दिया पीएस। तो लोगों ने कहा नाम क्यों चेंज किया? मैंने कहा बेटा ये सॉल्यूशन है तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है और यहां प्योर सॉल्वेंट है। तो बच्चों ने कहा ठीक है। अब गौर से बताओ, यदि मैं मानूं, गौर सुनिएगा, आपने लिखा क्या है, पी नॉट माइनस पीएस इक्वल टू ये, और ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। भाई मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या निगेटिव हो सकती है? तो बच्चों ने कहा नहीं। और पार्शियल प्रेशर की वैल्यू निगेटिव हो सकती है, या तो प्रेशर 0 होगा या फिर प्रेशर कुछ होगा। प्रेशर की वैल्यू निगेटिव तो नहीं पड़ी, ना तुमने ना हमने। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ साफ हुआ कि पी नॉट की वैल्यू पीएस से ज्यादा है ऑलवेज इन केस ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। बताओ भाई, आप साफ साफ कह रहे हो कि पी नॉट माइनस पीएस इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब कुछ ये है, जैसे सॉल्वेंट का प्रेशर आया सपोज करो 100, तो सॉल्यूशन का प्रेशर ऑलवेज 100 से कम आएगा। मान लो कितना आया, 80 आया, तो 100 माइनस 80 इक्वल टू 20, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। तो इससे एक बात पता चलती है, क्या पता चलती है, जरा गौर से देखना, इससे बात क्या पता चली। इससे यह बात पता चली कि जब किसी सॉल्वेंट में
नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो उसका प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। इससे ये पता चल रहा है, देखो मैथमेटिकली ये क्या बता रहा है, मैथमेटिकली ये यही बता रहा है ना कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी सॉल्वेंट में नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाएगा तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा। देखो यही तो हुआ। तो पहला पॉइंट सीएसडी में हमें क्या लिखना है, पहला पॉइंट सीएसडी में यही लिखना है, क्या, देखो फर्स्ट नंबर पॉइंट, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट, the vapor pressure of solution decreases। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है वो डिक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज करेगा, कितना डिक्रीज करेगा, तो जितनी वैल्यू होगी उतना ज्यादा। ये देखो ये जो डिक्रीज है, जितनी ज्यादा वैल्यू डालोगे, जितना ज्यादा अमाउंट डालोगे सॉल्यूट का, ये देखो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखो, और इस बात को कोई बच्चा चाहे तो यहां से देख सकता है, जितना बड़ा का ये होगा ये डिफरेंस उतना ही बड़ा होगा। और इस डिफरेंस में पी नॉट तो कांस्टेंट है, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ऑलवेज कांस्टेंट होता है। पी नॉट क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ऑलवेज कांस्टेंट होता है, पहली क्लास में पढ़ाया था। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो आप कह रहे हो कि पी नॉट माइनस पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइए के। इसका मतलब जितना ज्यादा काइए होगा उतना ज्यादा डिफरेंस होगा। उसमें से ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये वैल्यू कम होती चली जाएगी, है कि नहीं। और यही बात मैंने यहां पर लिख दी है मैथमेटिकली कि जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन उतना ही कम होता चला जाएगा। यहां पे लिख दूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, उतना ही कम होता चला जाएगा। इतनी बात क्लियर है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन उतना ही कम होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इक्वेशन ये लिखी है, सॉरी इक्वेशन ये लिखी है, देखो। अरे भैया जो मैथ्स के फॉर्म में लिखा है उसी को मैं लैंग्वेज के फॉर्म में लिख रहा हूं, जो मैथ के फॉर्म में लिखा है उसी को मैं लैंग्वेज के फॉर्म में लिख रहा हूं। एक मिनट बच्चों, जो मैथ के फॉर्म में लिखा है उसी को लैंग्वेज के फॉर्म में लिख रहा हूं। देखो मैथ के फॉर्म में क्या लिखा है कि पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू काइए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों, क्योंकि पी नॉट क्या है, कांस्टेंट है। किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, सिर्फ टेंपरेचर पर डिपेंड करता है। ये पीछे पढ़ा चुका हूं। तो ये देखो, तो इसका मतलब ये डिफरेंस काइए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और काइए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे ये डिफरेंस उतना ज्यादा होगा। उसमें से ये वैल्यू तो हमेशा फिक्स है, तो इसका मतलब ये कम होता चला जाएगा, तभी तो डिफरेंस बढ़ेगा। तो ये कम होता चला जाएगा। मतलब जैसे इसकी वैल्यू 100 है तो पहले 80 थी, आपने और सॉल्यूट डाला तो सॉल्यूशन की वैल्यू अब 70 हो गई, और सॉल्यूट डाला तो सॉल्यूशन की वैल्यू अब 60 हो गई। मगर ये तो हमेशा 100 है, तो 100 माइनस 80 20, 100 माइनस 70 30, 100 माइनस 60 40, तो डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है ना। ये है क्लियर, क्लियर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बच्चे कह रहे हैं सर क्लियर है, ठीक है क्लियर है तो आगे बढ़े। इस बात को समझ गए ना सब लोग, इस बात को सब लोग समझ गए सर प्लीज, हाँ इस बात को समझ गए ना कि डिफरेंस काइए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बच्चों ने कहा हाँ सर समझ गए। इस बात को समझ गए, यस, जल्दी से यस बोलो यस समझ गए हो तो। सी किस बात का लिख रहे हो, अच्छा सी मतलब क्लियर होगा। अब जरा बताओ ये बात क्लियर है ना दोस्त। बच्चों ने कहा हाँ सर क्लियर है। तो एक बात और यहां पे हमारे पास आ गई, क्या कि दूसरा पॉइंट क्या आया दोस्त, दूसरा पॉइंट ये आ गया कि पी नॉट माइनस पी एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइए के। अब ये पी नॉट माइनस पी एस होता क्या है,
इसको लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़ के बताओ। अच्छा ठीक है, सही है, ये क्लियर है। अच्छा पी नॉट माइनस पी एच को लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़ के बताओ। अब देखो मैं लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़ रहा हूं। सपोज करो पी नॉट की वैल्यू 100 है और पी एस की वैल्यू 80 है, तो पी नॉट माइनस पी एस क्या हुआ? 20। अब मैंने कहा इसको पढ़ के बताओ, तो आप ये कहोगे ना कि नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर 20 यूनिट कम हो गया है। नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर 20 यूनिट कम हो गया है। तो अब इस चीज को लैंग्वेज के फॉर्म में बोलो। तो लैंग्वेज के फॉर्म में देखो क्या बोला जाता है, साइंस की लैंग्वेज के फॉर्म में इसको बोला जाता है लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। साइंस की लैंग्वेज के फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और अपनी लैंग्वेज के फॉर्म में क्या बोलोगे? तुम इसको किस तरह से समझोगे? तुम इसको इस तरह से समझोगे, नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से कितना वेपर प्रेशर कम हो गया है। ये देखो, तुम इसको ये समझोगे, ये जो पी नॉट माइनस पी एस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पी नॉट माइनस पी एस जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है। और कितना कम हुआ है? पी नॉट इंटू काईए के बराबर। पी नॉट माइनस पी एस बता क्या रहा है? तो साइंस की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मगर लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है। यदि कहीं लिखा जाता है कि यार ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, जरा समझिए कि 100 ग्राम पानी था, उसमें 80 ग्राम ग्लूकोज डाला। गौर सुनिएगा, 100 ग्राम पानी था, ठीक है, उसमें 80 ग्राम ग्लूकोज डाला, तो वेपर प्रेशर 40 यूनिट कम हो गया। तो बताओ 40 यूनिट क्या दिया है? पी नॉट माइनस पी एस की डायरेक्ट वैल्यू दी है, क्योंकि जितने यूनिट कम होता है वही पी नॉट माइनस पी एस है। लैंग्वेज पे खेलिएगा, मतलब लैंग्वेज को समझिएगा। तो पी नॉट माइनस पी एस को टोटल क्या कहा जाता है? लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और तुम उसको क्या समझोगे कि नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से कितना वेपर प्रेशर कम हो गया है। कितना कम हो गया है? पी नॉट माइनस पी एस, और जिसकी वैल्यू क्या है? इसके बराबर है। तो अब सीएचडी लिख रहा हूं, ये तो मैं देखो पढ़ा रहा हूं। अब सीएचडी जरा समझो कि सीएचडी में क्या लिखोगे। सीएचडी आया ये कि पी नॉट माइनस पी एस क्या रिप्रेजेंट करता है? पी नॉट माइनस पी एस ये रिप्रेजेंट करेगा ये देखो, ये बच्चों क्या रिप्रेजेंट करता है? इसको साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मगर हम लोग इसको क्या समझेंगे? हम लोग इसको किस तरह से लेंगे? हम लोग इसको इस तरह से लेंगे, क्या? कितना वेपर प्रेशर कम हो गया है नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से कितना वेपर प्रेशर कम हो गया? कितना कम हो गया? पी नॉट माइनस पी ए। बच्चों ने कहा ठीक सर। अब गौर समझिएगा, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी बस थोड़ा सा और बता दूं तो हम लोगों का खेल खत्म हो जाएगा। ये बात आ गई? बच्चों ने कहा अच्छा दोस्त, यदि इस चीज को मैं ऐसे लिख दूं तो क्या कोई बच्चा बुरा मानेगा? देखो, पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू पी नॉट इंटू काईए। तो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इक्वल टू क्या आ गया?
ये आ गया कि नहीं आ गया? बच्चों ने कहा हाँ सर आ गया। मैंने कहा गौर सुनिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा। हाँ हाँ, टाइम टेबल सर बता दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में टाइम टेबल के बारे में भी डिस्कस कर दूंगा, है ना, आज नहीं। अब आज क्लास अभी चल रही है तो उसको चलने दो, नेक्स्ट क्लास में टाइम टेबल के बारे में डिस्कस करूंगा। अब जरा गौर सुनिए, देखो पी नॉट की वैल्यू कितनी है? पी नॉट की वैल्यू आप मान लो अपनी तरफ से, मान लो कितनी है, कितनी है 80 mm। और पीएस की वैल्यू मान लो, गौर सुनते जाइएगा, पीएस की वैल्यू मान लो 60 mm है। तो पी नॉट माइनस पीएस क्या हुआ? तो बच्चों ने कहा 80 माइनस 60 20, 80 माइनस 60 20, इसका मतलब हुआ 20 यूनिट वेपर प्रेशर कम हुआ। अच्छा, अब यदि इसको पीएस पी नॉट से डिवाइड कर दो, इसको पी नॉट से डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये देखो, इसका मतलब क्या हुआ, पढ़ के सुनाओ। कितने फ्रैक्शन, गौर सुनिएगा, कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है? अब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, क्यों? क्योंकि तुमने पी नॉट से डिवाइड कर दिया। गौर समझिए, आप ही बताइएगा, मेरे पास 80 रुपए थे, 20 खर्च हो गए, तो बताओ, सॉरी 80 रुपए थे, 20 खर्च हो गए, अब कितने बचे? 60। अब कितने बचे? 60। तो कितने रुपए खर्च हो गए? 20। अब इस 20 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कितने फ्रैक्शन पैसे हमने खर्च कर दिए? तो आप कहोगे 1/4। टोटल 80 थे, 80 में 20 खर्च हो गए, तो कितने फ्रैक्शन खर्च हो गए? तो 1/4। उस वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो आ जाता है कितने फ्रैक्शन खर्च हो गए। तो यही बात यहां पे लिखी है। इसको साइंस की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में इस पूरे को कहा जाता है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मगर आप इसको क्या समझोगे? आप इसको कैसे लोगे? इसका मतलब क्या है? कितने फ्रैक्शन, कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कम हो गया है, कम हो गया है नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। ध्यान रखना, इस लैंग्वेज को अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये लैंग्वेज पे खेलेगा। लैंग्वेज ऐसे देगा तो लैंग्वेज हमको पकड़नी पड़ेगी। कितने फ्रैक्शन, हाँ फ्रैक्शनल वैल्यू है, फ्रैक्शनल चेंज, बहुत सही। एक बच्चा कह रहा है सर इसका मतलब ये फ्रैक्शनल चेंज है। वेरी गुड यार, तुमने तो मैथ का और अच्छा टर्म यूज किया है, फ्रैक्शनल चेंज है, वेरी गुड, सही है यार, सही बता रहे बच्चे। तो ये क्या है? ये फ्रैक्शनल चेंज है। और कितना फ्रैक्शन चेंज हुआ है? कितना चेंज होता है? काइए के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? यदि किसी ने कहा, गौर सुनिए, कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर, फ्रैक्शनल चेंज कितना आया? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर आया। देखो, अब इसी को राउट्स लॉ कहते हैं। इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दो तो राउट्स लॉ बोला जाता है। लैंग्वेज के फॉर्म में क्या लिखोगे? देखो जरा क्या लिखोगे? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट। इसी को बच्चों राउट्स लॉ बोला जाता है। इसी को यहां पे क्या बोला जाता है? राउट्स लॉ। इस इक्वेशन को, ये जो मैथमेटिकल फॉर्म लिखा है, इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दो तो राउट्स लॉ आ जाता है। हाँ बेटा, फ्रैक्शनल चेंज। तो ये क्या है? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना होता है? काइए के बराबर। मतलब क्या हुआ? कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर कम हो जाएगा नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। मतलब ये फ्रैक्शनल चेंज है, जैसा बच्चे ने कहा। अब जरा गौर समझो, तो इसका मतलब ये हुआ। अगला पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 4।
पॉइंट नंबर 4 है पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू पी नॉट इक्वल टू काई। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तुम समझ गए ना, इसको कहा जाता है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये देखो, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर चेंज हो गया है नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। ठीक, और कितने फ्रैक्शन चेंज हुआ है? काईए के बराबर। आपको बस ये सारी बातें याद रखनी है, वो तो मैं पढ़ा रहा हूं, आप बस इतना याद रखना, कोई भी क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। अब गौर से समझिए बच्चों, यदि फ्रैक्शन में फिफ्थ नंबर पॉइंट सबसे गजब का है, यदि फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? यदि फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बताओ मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज बन जाएगा। तो तुम क्या बोलोगे? कितने परसेंटेज वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, कितने परसेंटेज वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितने कितने परसेंटेज वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। आपके में पूरा लिख के आएगा सॉल्यूट, ओफो, ये देखो सॉल्यूट मिलाने से। आपकी पीपीटी में ना पूरा लिखा होगा। हाँ हाँ, मोल परसेंटेज बन जाएगा, वेरी गुड, उधर मोल परसेंटेज बन जाएगा, उधर मोल परसेंटेज बन जाएगा। तो इधर भी 100 का मल्टीप्लाई, उधर भी 100 का मल्टीप्लाई, तो ये मोल परसेंटेज बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? कितने परसेंटेज वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। अब आप समझ रहे हो? सिर्फ ये 5 पॉइंट याद रखो, सारा क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाएगा एक ही बार में। पहला पॉइंट ये याद रखिए कि जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना ही कम होता चला जाएगा। दूसरा पॉइंट ये याद रखिए कि लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू पी नॉट इंटू काईए के बराबर होती है, पी नॉट इंटू काईए के बराबर होती है। और लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब होता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से कितना वेपर प्रेशर कम हो गया है, डिफरेंस। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब होता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से कितने फ्रैक्शन वेपर प्रेशर कम हो गया है। और वो फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? काईए के बराबर होता है। और जब परसेंटेज का मल्टीप्लाई कर दोगे 100 का, हाँ क्वेश्चन कराइए सर, बिल्कुल कराएंगे मेरे दोस्त। प्रभु पहले थ्योरी समझ लो, सीएसडी समझ लो, क्वेश्चन एक ही बार में धुआं धुआं हो जाएगा। नहीं तो क्वेश्चन में खोपड़ी खजवाते रहोगे, आ नहीं रहा है, बहुत टफ है, आईआईटी टफ है। आईआईटी टफ नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुमने उस चीज को रियलाइज कैसे किया, मतलब थ्योरी को किस तरह से पढ़ा है, ये मेन खेल होता है। नहीं तो वही आईआईटी टफ है, वही आईआईटी इजी है। बात यह है कि आपने थ्योरी को किस तरह से पकड़ा है। तो अब हम लोग एक एक करके अभी हम आ रहे हैं, परेशान ना होना। अब जरा देखो यार प्यारे बच्चों, अब लास्ट एंड फाइनल 6 नंबर का पॉइंट, इसमें सीएसडी ज्यादा है। 6 नंबर का पॉइंट सबसे ज्यादा यूज होगा ये। देखो बच्चों, आपने अभी पढ़ा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू काईए। काईए का मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? ये होगा ना। बस लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है, इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन। बस एक पॉइंट समझ लो, ये होगा ना। अब जरा देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इसको समझिएगा। कैलकुलेशन को इजी
करने के लिए फार्मूले को रीअरेंज करके लिखते हैं। गौर समझिएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। मैं गलत नहीं लिख रहा हूं, सही लिख रहा हूं, गौर समझिएगा। आप ये फार्मूला यूज करना, इससे क्या होता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब बच्चे हो सकता है कहें सर मिस्टेक हो गई, क्योंकि जनरली कभी कभी मेरे से हो जाती है, तो ध्यान रखना इस बार मिस्टेक नहीं है। ये फार्मूला लगाने में बच्चे को दिक्कत आती है क्योंकि यहां मोल फ्रैक्शन होता है। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू का ये लिखो या ये लिखो, ये दोनों एक ही चीज है। बच्चे कह रहे होंगे कैसे, तो मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगा। पहले ये समझ लो ये दोनों एक ही चीज है, सेम फार्मूला है, बस रीअरेंज किया गया है। ये दोनों सेम फार्मूला है, बस दोस्त हमने इसको रीअरेंज किया है। और किसी बच्चे को लगता है कि ये रीअरेंजमेंट कैसे आया है, तो मैं बता देता हूं, मगर इसकी जरूरत अपने को है नहीं, अपने को है नहीं। और ये क्या है, किसी भी तरह के सॉल्यूशन पर वैलिड है, ठीक है। अप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब गौर से बात बताता हूं, बस 2 सेकंड और लूंगा, इसके बाद क्वेश्चनों की झड़ी है। बस आप एक बार अच्छे से मेरी बात सुन लो, लास्ट टाइम फाइनल टाइम। एक्चुअल में क्या होता है, जब एनसीईआरटी में क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है तो वो क्या करते हैं, इस चीज को इस तरह से लिख देते हैं। एनसीईआरटी, गौर समझिएगा, अप्रोक्सीमेशन लेके ऐसे, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। गौर समझना मेरी बात, एनसीईआरटी में क्या करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए राउट्स लगाते हैं। तो वो कहते हैं सॉल्यूशन जब डाइल्यूटेड है तो यार सॉल्यूट के मोल बहुत कम होंगे, तो मोल ऑफ सॉल्यूशन जो होगा मोल ऑफ सॉल्वेंट के लगभग बराबर होगा। मोल ऑफ सॉल्यूशन जो होगा मोल ऑफ सॉल्वेंट के लगभग बराबर होगा। ये एनसीईआरटी वाले मान के चल रहे होते हैं, मगर कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कंपटीशन में कभी नहीं लिखा होता है कि सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है या सॉल्यूशन कंसंट्रेट है। तो ये वाला फार्मूला यदि आप कंपटीशन में लगा दोगे तो गलत हो जाएगा तुरंत। और इसका एक क्वेश्चन आ चुका है, कहानी सुनाता हूं। 2006 में आईआईटी में एक क्वेश्चन पूछा गया सॉल्यूशन का, जरा गौर सुनिएगा। 2006 में आईआईटी में एक क्वेश्चन पूछा गया सॉल्यूशन का, और वो पेपर कानपुर आईआईटी बना रही थी। तो क्या हुआ, एक क्वेश्चन आया तो लोगों ने ये अप्रोक्सीमेशन लेके सॉल्व कर दिया, लोगों ने ये अप्रोक्सीमेशन लेके सॉल्व कर दिया और ये फार्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। उस समय आईआईटी क्या करता था, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देता था। तो आईआईटी वालों ने ये बताया कि आप अपनी तरफ से कैसे मान सकते हो कि सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है, जब मैंने क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है। तो तुम अपनी तरह से कैसे हो सकते हो, बाबागिरी कहां से आ गई तुम्हारे अंदर कि अपने आप देख लिया भविष्य, ओह तुम बेटा 10 साल बाद बहुत अमीर बनोगे, इतना तुम्हारे पास नॉलेज कैसे आया, ये तो साइंस है। तुम अपनी बाबागिरी कहां से लगा रहे हो कि अपने आप समझ लिया कि डाइल्यूशन सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है। तो उन्होंने कहा यदि आपको कैलकुलेशन इजी करनी है तो इस फार्मूले को ऐसे रीअरेंज करके भी लिखा जा सकता है। इस फार्मूले को ऐसे रीअरेंज करके भी लिखा जाता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट लिखा है, और हमने लिखा है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। ध्यान रखना ये सही लिखा है, और ये कैसे आता है अभी मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। तो यदि कहीं कैलकुलेशन इजी करनी हो तो आप ये लगाओ, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए फार्मूले को रीअरेंज करके लिखते हैं, और वो रीअरेंज ये है ना कि ये। तो आप इस फार्मूले को कभी यूज ना करना प्रभु, पहले ही बता दिया है, क्योंकि कई जगह बुकों में ये फार्मूला लगा होगा और ये फार्मूला निहायती गलत फार्मूला है।
क्यों? जब तक क्वेश्चन में डाइल्यूट सॉल्यूशन ना बोला जाए तो ये फार्मूला मत छाप देना। कई बुकों में ये गलतियां हैं, कई बुकों में ये गलतियां हैं। तो ऐसा ना हो तुम ये छाप के क्वेश्चन निकाल दो, तुम ये छापना। तुम्हें कैलकुलेशन इजी करनी है तो ये छापो, क्योंकि ये और ये सेम बात है। और ये बात कैसे सेम है अब मैं प्रूफ कर देता हूं अगले पेज पे। इस प्रूफ की आपको कोई जरूरत नहीं है, बस मैं आपकी जो अंदर ज्वाला जल रही है ना उसको शांत करने के लिए प्रूफ कर रहा हूं, इसीलिए थोड़ा स्पीड में करूंगा। देखो बच्चों, आपकी ज्वाला को कैसे शांत करना है। देखो ये ऐसे लिखा था, देखना बच्चों। अब मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं, इसको पलट दो, पूरे को पलट दो। यदि मैं पलट दूंगा तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखो पलट दिया। अब बताओ यदि इस चीज को मैं ऐसे लिख लूं तो कोई दिक्कत? एन से डिवाइड कर दिया अलग अलग करके। बच्चों ने कहा नहीं। मैंने कहा यदि मैं इस चीज को ऐसे लिख लूं तो क्या कोई दिक्कत तुम्हें? 1 को इधर ले आया। बच्चों ने कहा नहीं। मैंने कहा यदि मैं एलसीएम ले लूं तो? बच्चों ने कहा सर आपका पेन है, आपका बोर्ड है, आप एलसीएम ले लो, हमें क्या दिक्कत है। तो यार दोस्त हमने ऐसे एलसीएम ले लिया। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया। जब ये कट गया तो देखो ये कैसे आ गया। देखो ये आ गया पीएस अपॉन पी नॉट माइनस पीएस इक्वल टू एनबी अपॉन एनए। अब इसको फिर पलट दो। देखो वही प्रूफ हो गया, वही प्रूफ हो गया कि नहीं? चेक करो बच्चों, सेम प्रूफ है, चेक कर लो। ये देखो ये दोनों सेम चीज है सेम प्रूफ है ना। तो ध्यान रखना ये और ये सेम चीज है, ऐसे प्रूफ करते हैं। तो ये वाला जो सीएसडी है ये सबसे खतरनाक है ना। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा और रीअरेंज कर देता हूं। सर क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बस। दो बूंद जिंदगी की पी ली है, अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब डरना नहीं। देखो खेल होने वाला है फिर। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या किसी बच्चे को टेंशन होगी? गौर से देखिए, मोल को खोल दिया, मोल ऑफ ए, मोल को क्या खोलोगे? मास ऑफ ए, मास ऑफ बी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। मोल को खोल दिया है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। कैसे किया? देखो मोल को खोला, वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। 1 2 का 4 करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो ये चीज लिखो या ये चीज लिखो। अच्छा यदि मैं इस चीज को ऐसा लिख दूं तो भी बुरा नहीं मानोगे? अरे भैया जो मोल का रेशियो होता है वही मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है, जो मोल का रेशियो होता है वही मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है। मोल कॉन्सेप्ट पे पढ़ा चुका हूं। और किसी बच्चे को इससे तकलीफ है तो मैं यहां लिख के दिखा देता हूं। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा? डरना नहीं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा? अब दोनों को डिवाइड करो तो टोटल मोल तो कट ही जाएंगे ना यार। तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोल के रेशियो के बराबर होता है। ये देखो, तो एन ए अपॉन एनबी की जगह काई ए अपॉन काई बी भी लिख सकता हूं। एन ए अपॉन एनबी की जगह काई ए अपॉन काई बी भी लिख सकता हूं। ये देखो, ये वाला फार्मूला हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे और हर क्वेश्चन में यही फार्मूला लगाएंगे। कभी इसको बराबर करेंगे, कभी इसको बराबर करेंगे, कभी इसको बराबर करेंगे और कभी इसको बराबर करेंगे। ये फार्मूला सारे क्वेश्चन कर देगा। ये जो सीएचडी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ये कैसे लिखा? ये कैसे लिखा ध्यान है? मोल फ्रैक्शन में पढ़ाया है ये बात कि मोल फ्रैक्शन का रेशियो को मोललिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 लिख सकते हो। ये मैं पीछे पढ़ा के आया हूं।
ये वाली बात कि मोल फ्रैक्शन के रेशियो को या मोल के रेशियो को ये भी लिख सकते हो। और ये कैसे किया है, यदि कोई बच्चा जानना चाहे तो बहुत सिंपल है। देखो मोल ऑफ ए, इसको खोल दो, वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऊपर चला गया, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय वेट, मोलरिटी बन गया, इंटू 10³ ऊपर मल्टीप्लाई, 10³ नीचे मल्टीप्लाई। ये मैं प्रूफ मोल कॉन्सेप्ट वाले सॉरी, ये मैं प्रूफ लेक्चर नंबर 3 या 2 में किया है, जहां पे मोल फ्रैक्शन पढ़ाया है, तो वहां से मैंने डायरेक्ट उठा लिया है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कभी आप इनको इनको बराबर करोगे, कभी आप इनको इनको बराबर करोगे, कभी आप इनको इनको बराबर करोगे, क्वेश्चन के बेसिस पे करेंगे, बस कॉन्सेप्ट सारे खत्म। अब हम लोग क्वेश्चन पे गिरेंगे आके। देखो CSD नंबर 21 सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखो, अब एक एक करके मैं क्वेश्चन पे चल रहा हूं और आपको समझाता जाऊंगा, दिखाता जाऊंगा। ओए, ये तो प्रूफ किया था। पहला क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। अब तुम्हारी बारी है, हमारे तो तोते उड़ गए। आंसर बताओ, मस्त पता ना, गलत ना कर देना। फॉर ए डाइल्यूट सोल्यूशन, राउट्स लॉ स्टेट, राउट्स लॉ क्या बताया था? द लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। दोस्त, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। भाई राउट्स लॉ तो मैंने ये बताया है, ये बताया है। और का ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। हाँ देखा, अब तुम सिर्फ क्वेश्चन करोगे, हम आराम से बैठेंगे, वो चाहे आईआईटी का क्वेश्चन हो चाहे एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो, देखना तुम अपने आप कर लोगे, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमें जितनी जान लगानी थी ना वो सीएसडी में लगा दी है, अब अपना काम खत्म। आईआईटी निकालने वाले तुम लोग हो, तुम ही लोग क्वेश्चन करोगे, हम तो सिर्फ पूछेंगे और देखते जाओ। देखो धड़ल्ले से आंसर बता रहे हो कि सर बी आएगा, बी आएगा, बी मतलब आईआईटी बॉम्बे। तो चलो दोस्त, सभी बच्चों का कहना है कि आईआईटी बॉम्बे आएगा। क्यों? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इस पूरे को रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यस, मस्त आंसर है आईआईटी बॉम्बे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब जरा देखो, द वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर ऑफ आइडियल सोल्यूशन 2 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब इसको करना है, बिल्कुल सही। अब ये क्वेश्चन भी आपके हवाले है। देखो क्या कह रहा है, द वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर ऑफ ए आइडियल सोल्यूशन कंटेन 0.2 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ये क्या दिया है? काइए। 0.8 मोल ऑफ सॉल्वेंट इन 60 mm ऑफ Hg। ये किसका प्रेशर दिया है? PS। क्यों? द वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर ऑफ आइडियल सोल्यूशन कंटेनिंग 0.2 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, 0.8 मोल ऑफ सॉल्वेंट इज 60 mm ऑफ Hg। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन सेम टेम्परेचर इज P0 पूछ रहा है। अब आप अपने आप करो, हम क्यों करेंगे। अब आप बताओ कौन सा फार्मूला आराम से यूज कर सकते हो। और भाई जरा सा भी इधर उधर कर दिया तो बहुत पिटाई हो जाएगी। P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू काई अपॉन काई बी। कोई बच्चे का ओए ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया। तो भाई मार खाने के भी बहुत सारे रूल होते हैं, उनमें से कौन सा रूल तुम्हारे ऊपर लगाना है बता देना। P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू काई अपॉन काई बी। ये और ये बराबर किया है? बताओ आंसर। हाँ आंसर क्या आएगा? आईआईटी चेन्नई। मोस्टली बच्चे आईआईटी चेन्नई दे रहे हैं, मोस्टली क्या सभी दे रहे हैं आईआईटी चेन्नई, आईआईटी चेन्नई। मैं भी देख लेता हूं। P0 की वैल्यू पूछनी है, PS कितना दिया है? 60। काई की वैल्यू कितनी दी है? 0.2। काई बी की वैल्यू कितनी दी है? 0.8। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 1.4। तो 4 P0 .
तो 4p0 इक्वल टू जुड़ गया, तो 5 इंटू p0 इक्वल टू, तो 15 चौको 60, तो 75 mm ऑफ Hg। यस, IIT चेन्नई, मेरा भी आंसर IIT चेन्नई है। क्वेश्चन देखो तुम करोगे, हमारा काम एक बार कॉन्सेप्ट दे देना है, फिर तुम क्वेश्चन तुम्हारा काम। गुड, हम दोनों का आंसर मैच कर रहा है, इसका मतलब मैं भी उतना ही टैलेंटेड हो गया हूं जितना टैलेंटेड तुम लोग हो, है कि नहीं? मैं भी उतना ही टैलेंटेड हो गया हूं जितना टैलेंटेड तुम लोग हो। क्यों? तुम लोग हमसे पहले आंसर निकालते हो, हम हमेशा बाद में निकालते हैं। तो ज्यादा टैलेंटेड कौन? तुम लोग। अच्छा, द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन इज इतना, इतने ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन इतने ग्राम, इतना, ठीक है। वेपर प्रेशर वाज इतना। अब देखो 2015 IIT क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहीं का भी हो, तुम सिर्फ क्वेश्चन निकालो, तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन निकालना है। द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज इतना। अब देखो ये एसीटोन का वेपर प्रेशर है P0 when 1.2 gram of non-volatile solute was dissolved in 100 gram of acetone at 20 degree centigrade, its vapor pressure is इतना। अब ये PS दिया है, अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस पूछ रहा है, निकालो निकालो, कौन सा लगाओगे? ओए भाई, ओहो, तो कौन सा लगाओगे फार्मूला? P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू WA अपॉन WB इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A, है कि नहीं? IIT बॉम्बे बच्चे कह रहे हैं, मैं भी देख लेता हूं। तो पहले कितना प्रेशर है? 185, फिर कितना आया? 183, फिर कितना है? 183। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 1.2 ग्राम, वो कितना है? 100 ग्राम। वाटर की वैल्यू कितनी है? 18, नहीं, एसीटोन में डाला गया है, सॉरी। एसीटोन का मॉलिक्यूलर वेट यदि किसी बच्चे को नहीं आता है तो मैं लिख देता हूं दोस्तों, एसीटोन ये होता है, कार्बन कितने हैं? 3, तो 12 36, हाइड्रोजन कितने हैं? 6, ऑक्सीजन कितना है? 1। अब इनको जोड़ लो, तो 36 और 16 52 और 58, है ना? ठीक है, कैसे जुड़ गया समझ गए ना भाई? कार्बन 3 है तो 36 हो गया, ऑक्सीजन 1 है 16 हो गया, हाइड्रोजन 6 है ये हो गया, तो 16 4 20 और 20 इसमें जोड़ दोगे 56 और 56 और 2 58। अब ये हमें निकालना है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं सर आंसर IIT बॉम्बे आ रहा है, तो मैंने भी आंसर IIT बॉम्बे लिख दिया। अब बच्चों का मन है सर हम ये क्वेश्चन करेंगे 3 नंबर वाला। अब देखना 3 नंबर वाला क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है, मगर इसकी लैंग्वेज बहुत टफ है, मगर मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उससे आराम से हो जाएगा। और ये क्वेश्चन तुम करोगे, हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। ये सोल्यूशन आपको करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है। अब देखना इसने कैसे घुमाया है। व्हाट वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूरिया नीडेड टू बी dissolved in 100 gram of water in order to decrease the vapor pressure of water by 20%। ये क्या दिया है? इसको जो पकड़ पाएगा उसका क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा हवा में। ये क्या दिया है बताओ जरा। सर एक बच्चा कह रहा सर प्लीज द
मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसीटोन। मॉलिक्यूलर फार्मूला एसीटोन का लिख दिया मैंने, है ना। अब इसको करो, ये बताओ क्या है, ये क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ है, कितने परसेंट, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इंटू 100 क्या होता था, 25% दिया है। बच्चों ने कहा सर कैसे, मैंने कहा दोस्त तुम्हें सीएसडी के बारे में कुछ आइडिया है, ये देखो क्या लिखा है इतना बड़ा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इंटू 100 कितने परसेंटेज वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इंटू 100 की वैल्यू दी है। हाँ वेरी गुड, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इंटू 100 की वैल्यू दी है। इसका मतलब क्या दिया है, कितने परसेंट वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। तो यार अब करना क्या है, तो पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू कितनी आ गई, 0.25 आ गई। अब बस हमें फार्मूला लगा देना है। कौन सा फार्मूला लगाना है, मोललिटी पूछ रहा है। तो देखो यहां पे क्वेश्चन टफ है। क्वेश्चन टफ कैसे है, यहां से काइए निकला और काइए की वैल्यू कितनी आई, ये। अब काइए अपॉन काई बी क्या होता है, काइए अपॉन काई बी इक्वल टू होता है मोललिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। काइए की वैल्यू यदि 0.25 है तो काई बी की वैल्यू क्या होगी 0.75। मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालनी है। व्हाट इज द मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, वाटर। ये देखो अब इसको सॉल्व कर लो। तो देखो ये हो गया 1/3, 1/3 इक्वल टू m इंटू 18 डिवाइडेड बाई 1000। अब दोस्त यार इसको सॉल्व कर लेना। तो 1000 कैलकुलेशन ठीक है ना, हाँ वेरी गुड। अब इसको डिवाइड करो, हथियार निकालें क्या हम, आप लोग आंसर निकालो बच्चों। ओहो हाँ निकालो बच्चों। तो कैसे करोगे, 1000 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 18, 18.5 आ रहा है। हाँ वेरी गुड बेटा, 18.5 अप्रोक्स। देखा। अब आप बताओ, आपको क्वेश्चन टफ लगा, नहीं लगेगा, मगर सीएसडी अच्छे से ध्यान रखो, बहुत अच्छे से रिवाइज करो। उसने डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दे रखा था। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 0.25। तो हमें ये फार्मूला पहले से पता है, मैंने ये लिखा भी है। मान लो कोई बच्चा कहे कि सर हमने पहले से नहीं जानते हैं, हम अभी अभी आए हैं। तो यार अभी अभी आए हो तो ये लिखा तो है, ये देखो, ये देखो, काई अपॉन काई बी इक्वल टू मोललिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 100। लगा दिया, आंसर आ गया। यस सही है, सही है, सही है। कैलकुलेशन चेक करते रहना, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना होने पाए। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। कैलकुलेशन चेक करते रहिए, कैलकुलेशन में मिस्टेक किसी तरह की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा इसमें 2 क्वेश्चन है। व्हाट वेट ऑफ नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट भी पूछा गया है, हम लोगों ने नीचे वाला क्वेश्चन निकाला है, और वो व्हाट वेट ऑफ नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट भी पूछ रहा है। तब क्या करोगे, दूसरा पार्ट, तो इसको ऐसे लगा दोगे यार, इसमें क्या है, ये तो सबसे इजी है, ये वाला फार्मूला लगा देना, ये वाला फार्मूला वो मैंने अभी पढ़ा। यूरिया का कितना होता है, 60 होता है।
ये देखो बच्चों, इससे क्या होगा, वेट निकल आएगा। मैंने पढ़ा नहीं था कि वेट भी पूछा है, मैंने नीचे वाला पढ़ा तो नीचे वाला सॉल्व कर दिया। व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, और वेट पूछ रहा है तो वेट कैसे निकालोगे, ऐसे, है ना, ऐसे निकाल दोगे। चलो अब यार एक सबसे खतरनाक क्वेश्चन, ये होमवर्क में डाल देता हूं, है ना। ए रूम टेम्परेचर ए डाइल्यूट सोल्यूशन यूरिया इज प्रिपेयर्ड बाय इतना इतना, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज दिस टेम्परेचर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये होमवर्क दे देता हूं, ये आप घर से करें, ये घर से करें। अब सीएसडी नंबर लास्ट आज का, बस 5 मिनट और पढ़ाऊंगा। सीएसडी नंबर, पीछे वाला सीएसडी नंबर कौन सा था दोस्त, पीछे वाला 21, तो अब ये 22 हाँ ठीक है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, बच्चे घड़ी बना के दे रहे हैं सर, टाइम हो गया टाइम हो गया। हाँ यार, हमारे पास तो ना घड़ी है ना हमें टाइम देखना आता है, इतना टैलेंट कहां से लाएंगे हम, तुम्हारी तरह टैलेंटेड तो है नहीं। और पढ़ भी किसके लिए रहे, आईआईटी तो हमें करना है ना, तुम्हें थोड़ी करना है, अपने लिए कर रहे हैं, तुम थोड़ी कर रहे हो भाई, आईआईटी तो हमें करना है, तो हम मेहनत करेंगे, तुम क्यों करोगे, तुम तो बस मस्ती मारो, तुम क्यों मेहनत करोगे, हम करेंगे, तो हम कर रहे हैं भैया, हम थोड़ी टाइम देखेंगे। अब देखो यार, एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये मैंने कल भी बताया था, यदि कोई क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट पे चल रहा होगा तो ध्यान रखना वहां पर सॉल्वेंट का प्रेशर कभी दिया नहीं जाएगा। यदि कोई क्वेश्चन सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट पे चल रहा होगा तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर गायब होगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर गायब होगा। यदि कोई क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट पे चल रहा है तो वहां पर प्रेशर आपको अपनी तरफ से ये मानना है, अपनी तरफ से ये रखना है, क्वेश्चन में दिया नहीं जाएगा, क्वेश्चन में दिया नहीं जाएगा, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया जाएगा। यदि कोई क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट में चल रहा होगा तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट वो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हें अपनी तरफ से सोचना पड़ेगा कि यदि बॉइलिंग पॉइंट पे चल रहा है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हमेशा इतना डालना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो क्वेश्चन, मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लाया हूं, ऐसा थोड़ी ना है। अब इस क्वेश्चन को देखना, अब इस क्वेश्चन को जब बच्चे पढ़ेंगे ना तो उनको लगेगा यार अधूरा क्वेश्चन है, कोई मिस्टेक है, उनको लगेगा अधूरा क्वेश्चन है, कोई मिस्टेक है। चेक करो, देखो एट 373 केल्विन, 373 केल्विन का मतलब क्या हुआ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एट 373 केल्विन टेम्परेचर ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोल्यूट एक्स, अब सोल्यूशन डाइल्यूट है, इक्वस है, तो वाटर है ना, सॉल्वेंट कौन है, वाटर। एट 373 केल्विन टेम्परेचर ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोल्यूट एक्स इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 60 ग्राम ऑफ सोल्यूट एक्स इन 350 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। और यदि वाटर है तो भाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कभी नहीं दिया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका मतलब पूरा क्वेश्चन वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे चल रहा है। चेक करो, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एट 373 केल्विन टेम्परेचर इज दिस,
पीएस दिया है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट एक्स। अब बच्चों को क्या प्रॉब्लम आएगी, बच्चे कहेंगे यार सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। हम कहेंगे क्यों, बच्चे कहेंगे सर आपने देखो ये फार्मूला पढ़ाया था अभी पीछे ऐसे, हमने कहा हाँ ये पढ़ाया तो था, ऐसे मैंने पढ़ाया था। बच्चे कह रहे हैं सर ना तो पी नॉट दिया है और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट पूछ रहे हो, तो एक इक्वेशन में दो अननोन है, कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा कैसे निकलेगा। और जबकि क्या है, बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन चल रहा है, और जब बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन चल रहा है तो पी नॉट की वैल्यू कितनी होगी 760 mm ऑफ एच जी। एमएम में चल रहा है ना प्रेशर, प्रेशर कितना दिया है एमएम में है। आपको लगेगा यार कहीं गोला है, कुछ गड़बड़ है कुछ गड़बड़ है, तो जरा क्वेश्चन में ध्यान रखना, जब भी आपको लगे पी नॉट गायब है, जब भी क्वेश्चन में लगे पी नॉट गायब है, तो बस तुम अपने कान खड़े कर लेना, इसका मतलब क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट पे चल रहा होगा। वाटर होगा तो नहीं बोलेगा, और ये वाटर की जगह कोई दूसरा सॉल्वेंट हुआ तो यार उसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोग थोड़ी याद रखे हैं, है सबका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी याद करेंगे, तो वो क्वेश्चन में लिख देगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज दिस, जैसे तुम पकड़ पाओ। भाई कोई बच्चा ये भी सोच रहा होगा सर वाटर का तो हमें 100 याद है, मान लो सॉल्वेंट एसीटोन हुआ तो हमें क्या सबके बॉइलिंग पॉइंट याद करने पड़ेंगे, नहीं, तब वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा। तुम्हें क्या, हम ही को याद नहीं है। अब सॉल्वेंट एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कौन याद रखेगा यार, पता नहीं तुम कौन सा सॉल्वेंट ले लोगे क्वेश्चन में, है साइंस लगानी है, रट्टा नहीं मारना है। अब इसको कर लेना, ये होमवर्क में डाल दिया है, अब आगे कर लेना। अब देखो और होमवर्क और देखो बच्चों, पीडब्ल्यू मॉड्यूल में जाओगे, उसमें चैप्टर सेलेक्ट करोगे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कह रहे हैं, चैप्टर सेलेक्ट करोगे सॉल्यूशन, या तो सॉल्यूशन लिखा होगा या लिक्विड सॉल्यूशन लिखा होगा, उस चैप्टर को सेलेक्ट करोगे। उस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है लर्निंग प्लस करके या लर्निंग कुछ करके है, उसका क्वेश्चन नंबर 7, 10, 11, 12, 14 करोगे। उसका क्वेश्चन नंबर 7, 10, 11, 12, 14 करोगे लर्निंग प्लस का। जिन बच्चों के पास पीडब्ल्यू का मॉड्यूल नहीं है उनके लिए क्या है, वो ऐप पे जाएंगे, ऐप पे जाने के बाद वो गैलरी पे जाएंगे क्वेश्चन बैंक वाली, और क्वेश्चन बैंक वाली गैलरी पे नहीं लाइब्रेरी पे जाएंगे, सॉरी वो लाइब्रेरी पे जाएंगे, फिर पैकेज में जाएंगे 12th के आईआईटी वाले, और आईआईटी वाले 12th के पैकेज में जाकर वहां पर जब खोलेंगे तो इस तरह की एक एक्सरसाइज आएगी, उसका ये नंबर क्वेश्चन करना है। अब जो है जो टेस्ट होगा, फर्स्ट टेस्ट का सिलेबस, फर्स्ट टेस्ट का सिलेबस जो है वो आज तक है, आज तक जो आज तक पढ़ाया है, मतलब क्या क्या सिलेबस है, मैं सिलेबस लिख भी दे रहा हूं। पहला कंसंट्रेशन, पूरा कंसंट्रेशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, राउड्स लॉ, बोथ केस, दोनों केस हैं, बोथ केस, ये सिलेबस है बस यहां तक का। बोथ केस में कौन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, ये सिलेबस है। ठीक है, सारी बातें बता दी हैं। आज तक जो पढ़ाया है उतना सिलेबस पहले टेस्ट में आएगा। आई थिंक पहला टेस्ट 1 मई को है शायद, डेट मुझे अच्छे से याद नहीं है, मगर आएगा क्या ये बता देता हूं। आज तक जो पढ़ाया है वो आएगा। सभी बच्चे अच्छे से समझ गए सारी बातें? ठीक है, तो क्या किसी को कोई डाउट पूछना हो पूछ लो, नहीं तो क्या हम दोनों लोग एक दूसरे को कल फिर मिलेंगे कह सकते हैं? तो बोला जाए ऑल द बेस्ट मेरे फ्यूचर इंजीनियर।
ठीक है, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जब कल आइएगा तो CSD सारे रिवाइज करके आइएगा सॉल्यूशन के। जब कल आइएगा तो CSD सारे रिवाइज करके आइएगा सॉल्यूशन के। ठीक है, कल फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। और सभी बच्चों से एक ही बात कहनी है, देखो यार थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी, मगर उनसे डरना नहीं है, उनसे लड़ना है। उनसे डरना नहीं है, उनसे लड़ना है। ध्यान रखिए, आप हमेशा समस्याओं से लड़ के आगे बढ़ते हो, और यदि आप पीछे मुड़ के देखो तो आपने हमेशा यही किया है, आपने हमेशा यही किया है। तो ध्यान रखिएगा, समस्याओं से भागोगे नहीं, उनसे लड़ोगे। ठीक है, और जीतोगे और सेलेक्ट होगे। तो समस्याओं से हम लोग लड़ेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।